हाँ भाई, चलो जरा मिलके सॉल्व करते हैं ना। अभी तक आप लोगों ने क्या, CH4 और ऑक्सीजन का मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट तो निकाल ही सकते हैं हम इससे। 32 डिवाइडेड बाय 16, और यहाँ क्या है 132 डिवाइडेड बाय 32। तो यहाँ तो आ गया 2। अब 32 के लिए हमें देखना है कि क्या होगा। 64, 64 प्लस 64, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 8, और फिर क्या आ जाएगा 6 प्लस 6 128। यानी इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पर 32 4 टाइम्स आना चाहिए, ऐसा है। यस, मुझे बताइए। 32 और 132, अगर मैं आपसे कहूँ 32 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा 128। इसका मतलब यहाँ 4 मोल्स है और यहाँ पर कितने मोल्स आ रहे हैं 2। सही है। अब क्या कह रहा है जरा देखते हैं। ये कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। एक्सिस रिएक्टेंट कौन है इसके अंदर, अगर देखेंगे तो यहाँ पर तो अब CH4 देखो इक्वेशन में कितना है 1, तो मैंने 2 को डिवाइड किया 1 से, और ऑक्सीजन कितना है मैंने 4 को डिवाइड किया यहाँ पर 2 से। तो ये क्या है 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा जल्दी बताइएगा 2। तो कौन है एक्सिस, कौन है इसके अंदर एक्सिस, अगर मैं आपसे कहूँ तो आप कहेंगे बस इस वक्त तो दोनों के ही नंबर ऑफ मोल क्या आ रहे हैं सही। सही है। 32 grams of methane and 132 grams of oxygen are used to calculate the mass of excess reactant left after the completion of reaction। लेकिन अगर मैं इस स्टेप से पहले देख लूं तो इसका मतलब है बहुत आसान है कि आपके पास एक्सेस रिएक्टेंट कौन था ऑक्सीजन। सही है। अब ये क्या कह रहा है आपको, अगर मैं कहूँ बताओ 16 के लिए आपको कितना ऑक्सीजन चाहिए था तो आप कहेंगे 64। तो 32 के लिए आपको कितना चाहिए होगा, आप कहेंगे 64 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 32। इसका मतलब है इसके अंदर कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट या कोई भी एक्सेस रिएक्टेंट नहीं हो सकता। इसके ऑप्शन में यहाँ पर एक ऑप्शन और भी रखना चाहिए, और वो क्या आएगा नन ऑफ बी। इसके अंदर कोई रिएक्टेंट लेफ्ट ओवर नहीं। ये मैंने कुछ सॉल्व करना इसीलिए शुरू किया ताकि मैं आपको कंडीशन बता सकूं कि कभी कभी ऐसा भी होता है। उसके बाद है 132 का 32 को डिवाइड करेंगे तो 4 पॉइंट कुछ आएगा। हाँ, तो 4.22 का एक्सिस रिएक्टेंट तो बच रहा है, एक्सिस बच रहा है ना। लेकिन हम जब एक्सिस या लिमिटिंग रिएक्टेंट देखते हैं ना तो ये स्टेप आप शायद भूल गए। डिवाइड करेंगे सही है। इक्वेशन से अगर मैं आपको करूँ तो यहाँ पे कुछ 2 पॉइंट सब कुछ, तो तभी तो मैंने आपसे कहा कि ऑक्सीजन पर हमारा शक ज्यादा है। सही है। किस पर शक ज्यादा है, ऑक्सीजन। पहले भी ये देखिए मैंने टिक मार्क किया बस। लेकिन अगर हम इसको देखकर करते हैं सिर्फ 2:2 को, तो हम कहेंगे ऑप्शन यहाँ पर कोई और मौजूद नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर क्लीनली इक्वेशन सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर तो हमारे इसमें से कोई भी आंसर नहीं बनता। लेकिन ये देखिए मैंने आपको सॉल्व भी करने बताया। 16 इक्वेशन में मीथेन कितना है 16, और आपके पास जो ऑक्सीजन था वो कितना है O2 कितना होता है 32। 32 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 64। 16 के लिए 64 चाहिए, तो फिर मुझे बताओ 32 के लिए मुझे कितना चाहिए। अब जरा गौर से देखें 16, और यहाँ पर क्या आया 2, और यहाँ पर दोबारा क्या आ जाएगा अगर मैं आपसे कहूँ 128। सही है। कितना आ जाएगा 128, और यहाँ पर 128 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा हो। सही है, यानी कोई 2 या 4 ग्राम्स का डिफरेंस होगा। अब देखिए क्या यहाँ पर कितना 4 ग्राम। सही है। तो इसका मतलब है जो कम से कम डिफरेंस होगा आप उसे हम भी मार्क कर सकते हैं, जो कि 8 ग्राम है और या फिर 4 ग्राम है। लेकिन अगर आपने इक्वेशन देखते हुए अपनी कैलकुलेशन पर थोड़ा सा और कीन सॉल्व नहीं किया और सिर्फ इस तरह के ओवरऑल आंसर्स पर चले गए तो फिर हमारा यहाँ पर काम बनेगा नहीं। सही है। जब तक आप इस तरह के लेफ्ट ओवर क्वांटिटी को सॉल्व करने के लिए क्लीनली सॉल्व नहीं करें। अच्छा, उसके बाद है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपके पास क्या आ रहा है, मैंने ये टॉपिक अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स आप लोगों से डिस्कस नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने इसे सॉल्व किया हुआ तो अच्छी बात है। लेकिन इस पर मैं बात करूंगी तब जब हम इस पे बात करेंगे। सही है। फिलहाल इसके एक ही क्वेश्चन में हमें ज्यादा प्रॉब्लम लगी, दैट इज 11। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने उसे सॉल्व किया था या नहीं किया था, या खुद करके लाए थे या नहीं। लेकिन इस तरह का नेक्स्ट असाइनमेंट
या गैसेस से रिलेटेड नेक्स्ट असाइनमेंट प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि उसमें गैस लॉस भी हम पढ़ने लगे हैं। कल हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद हो, एवोप्रेशन और वेपर प्रेशर। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं उसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये टॉपिक आसान लगता है लेकिन उससे रिलेटेड चीजें जरा डिफिकल्ट है। और वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। कोई बताएगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? यस, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर में लिक्विड टर्न इनटू गैस। यानी ये वो टेम्परेचर है जिस पर वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उदारा बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये नहीं होता है कि वह लिक्विड बॉइल्स। लिक्विड बॉयल तभी होता है जब आपके पास लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उस पर क्या होता है, चेन ऑफ बबल अराइज होना शुरू हो जाती है, जो आपको सरफेस के मॉलिक्यूल्स पर ज्यादा नजर आता है। जाहिर सी बात है, आप लोग लिक्विड के इनसाइड नहीं देख रहे होते हैं बॉयल होते हुए, तो आपको सरफेस के मॉलिक्यूल्स पर ज्यादा बबल नजर आते हैं, और ये इस बात की इंडिकेशन है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सही है, लेकिन अगर मैं अब आपसे और मजीद आगे की बात करूं तो ये बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। हाँ जी, हमने कह दिया कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो दुनिया के किसी भी हिस्से में। लेकिन अगर मैं आपसे एक और बात करने लगूं, एंड दैट इज नोन एज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। कहिए क्या कहूं मैं इसे, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि ये वो टेम्परेचर है जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल हो जाता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे कि हम जिस एरिया में रहते हैं, कराची में रहते हैं, सी लेवल पर रहते हैं, तो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना एग्जर्ट होता हुआ है, सही है, जो हमारी मेजरमेंट है दैट इज 1 atm। सही है, इसे हम कहते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि अगर आप जिसे सी लेवल मानते हैं, अब इन बातों को ध्यान से सुनिएगा जरूर, क्योंकि ये बातें जब हम रेगुलर क्लास में पढ़ाते हैं तब भी हम इसको इतना टेक्निकली ही बताते हैं ताकि बच्चे को आगे चलकर प्रॉब्लम ना हो। सी लेवल है तो 1 atm, लेकिन इस सी लेवल से अगर हम थोड़ा सा अबव जाएंगे, सही, तो इसका मतलब है हम जितना हाइट पर जाएंगे, मैं कराची से अगर ट्रैवलिंग शुरू करूँ और मैं कश्मीर तक जाना शुरू हो जाऊं, तो हाइट क्या हो रही है, एल्टीट्यूड क्या हो रहा है, इंक्रीज। और जब एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है तो आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। सही है, अब क्या होगा आपके पास, जैसे जैसे मैं हाइट पे जा रही हूँ वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो रहा है, कम। इसका मतलब है कि वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जल्दी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो चुका है। तो आप जितनी हाइट पर जाएंगे वाटर उतनी ही जल्दी क्या होगा, बॉयल हो जाए। इसका मतलब है जितनी ज्यादा हाइट उतना ही ज्यादा आपके पास क्या होता है वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप कहेंगे मैं साहब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हूँ, तो इसलिए दे रही हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट जिसके ऊपर डिपेंड करता है ना वो प्रेशर है। प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा। प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम। तो इसका मतलब बहुत आसान, अगर एल्टीट्यूड ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है, इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, कम। तो हमारे पास बड़े टेक्निकल एमसीक्यूज बनते हैं, या तो हम हाइट दे देते हैं या फिर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे देते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ तो ये बात हमें बता रही है, लेकिन अगर आपके पास हाइट या फिर आपके पास एल्टीट्यूड दे दिया जाए तो इसके साथ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बल्कि क्या है, इनवर्स। यानी आप जितनी हाइट पर होंगे पानी का बॉइलिंग पॉइंट या किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा, कम होता जाएगा। सही, ये टेक्निकल बात आपको याद रखनी है। और इसी तरह एक और कहानी भी है, अगर आप किसी भी नॉर्मल जो है वो प्रेशर से
लो एल्टीट्यूड वाले एरियाज की तरफ ट्रैवलिंग शुरू करें तो एल्टीट्यूड देखें क्या हो रहा है कम, तो इसका मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा। ये आसान सी बात है जिसको हमने याद रखना है, और इसी पर्पस पर ये जो एल्टीट्यूड कम और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा, हमने इसी पर्पस पर एक कंटेनर बनाया है जिसे आप नाम से जानते हैं बकायदा, और वो क्या है आपके पास, प्रेशर कुकर। क्योंकि जो हाई एल्टीट्यूड पे रहने वाले लोग हैं ना, उनको सबसे बड़ी अपनी लाइफ गुजारने के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, तो पानी बॉईल होता है जल्दी, चले बॉईल भी हो गया, लेकिन जो कुकिंग मटेरियल है ना वो एज इट इज पड़ा रहता है, क्योंकि पानी बॉयल होने का मतलब क्या है कि वो लिक्विड से किस में जा रहा है, गैस। सही है। अब क्या होता है, पानी खत्म हो जाता है उस तमाम कुकिंग मटेरियल के अंदर, और आपको बार बार उसमें क्या करना पड़ता है, ऐड, और जिसकी वजह से कुकिंग टेक्स लॉन्गर टाइम। तो आपके पास रीजंस में एमसीक्यूज के रीजंस के तौर पर पूछा जाता है कि प्रेशर कुकर का पर्पस क्या है। देखा होगा आप सबने प्रेशर कुकर, लिड देखा उसका कभी, कितना हैवी बनाया जाता है। सही है। उसे टाइटली सील पैक किया जाता है, तो उससे होता क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले में इनसाइड प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा। जब इनसाइड प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर क्या किया मैंने, ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या हो गया, ज्यादा। इसका मतलब पानी 100 पे बॉईल नहीं हो रहा है, बल्कि अब क्या हो रहा है, 100। तब तक सारी चीजें कुक हो चुकी होती हैं जब तक पानी क्या होता है, बॉईल। यही वजह है, इसे अगर टाइमली ओपन ना करें तो फिर ये खुद ओपन हो जाता है। सही है। और जब ये खुद ओपन हो जाता है ना, तो फिर हमारे लिए बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनसाइड स्टीम बन चुकी है, और जब स्टीम बनती है तो आपको पता है गैस है, कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, एक खास वक्त तक प्रेशर डेवलप होगा और फिर बस। तो ये बॉइलिंग पॉइंट की खास बात आपको याद रखनी है। अच्छा, इसके अंदर ना एक और अगर मैं आपको बात बताऊं तो, है तो बड़े छोटे छोटे से टॉपिक, लेकिन ये छोटे छोटे टॉपिक ही एमसीक्यूज की को ना अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करवाते हैं। कैपिलरी एक्शन, आप सब जो इस पेज के ऊपर किसी पेन से लिखा है ना, दैट इज द बेस्ट वन मैकेनिज्म ऑफ द कैपिलरी एक्शन, क्योंकि आपके पास मौजूद है पेन में ही, और पेज पर मौजूद है पोर्स। राइटिंग क्यों नजर आती है हमें, और वो इंक उन पोर्स के ऊपर एब्जॉर्ब होती है, और फिर हमारे पास वो राइटिंग जो है वो क्लियर अपीयरेंस के तौर पे नजर आती है। कुछ ऐसे पेजेस भी होते हैं जिस पर हम लिखना पसंद नहीं करते। सही है। क्यों नहीं पसंद करते, क्योंकि जैसे ही लिखना शुरू करते हैं उसके ऊपर इंक क्या हो जाती है, स्प्रेड। इसी तरह मेरे पास एक बीकर है, या फिर मेरे पास एक सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल मौजूद है, और मैंने उसके स्ट्रॉ ऐड कर, फौरन नहीं, थोड़ी देर में आप देखेंगे स्ट्रॉ के अंदर लिक्विड का लेवल, सही है, या बीकर के अंदर जो स्ट्रॉ ऐड किया उसके अंदर लिक्विड का लेवल खुद ब खुद, विदाउट एनी फोर्स, सही है, खुद ब खुद क्या होता है, राइज हो जाता है। तो ये सारे प्रोसेसेस किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारे प्रोसेसेस रिप्रेजेंट करते हैं किसे, कैपिलरी एक्शन। इसका मतलब है कि राइज और फॉल ऑफ लिक्विड, सही है, इन अ स्मॉल कैपिलरी ट्यूब। और कैपिलरी ट्यूब, चाहे आपके पेजेस के पोर्स हो, स्ट्रॉ हो, या फिर आपके पास जो है वो स्टेम हो प्लांट से रिलेटेड, वो सब कैपिलरी ट्यूब। लेकिन ये जो कैपिलरी एक्शन है ना, ये साइज ऑफ डायमीटर पर डिपेंड करता है, कि आपके पास जो कैपिलरी ट्यूब का साइज ऑफ डायमीटर है वो कितना है। जितना कम होगा डायमीटर, लिक्विड उतनी तेजी से राइज हो जाता है, और जितना डायमीटर क्या होगा आपके पास ज्यादा, लिक्विड को अपवर्ड जाने में क्या होगी, प्रॉब्लम। डाउनवर्ड तो आ जाता है अगर चला जाए, लेकिन अपवर्ड जाने में क्या होती है, प्रॉब्लम। और इन तमाम प्रोसेसेस में दो फोर्सेस हमें याद रखनी, एक कहलाती है कौन सी फोर्स, कोहेसिव, और एक क्या कहलाती है, कौन सी फोर्स, एडहेसिव। सही है। बहुत आसान है कोहेसिव एडहेसिव। कोहेसिव कहते हैं अमंग सेम मॉलिक्यूल्स, और अगर मैं कहूँ ना अमंग सेम मॉलिक्यूल्स, तो इसका मतलब है कि वो मॉलिक्यूल सारे के सारे किसके होने चाहिए, लिक्विड।
आप इनको जानते भी हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल डायपोल, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, ये सब क्या है? ये सब आपके पास कहलाते हैं कोहेसिव फोर्सेस। यानी ये वो फोर्सेस है जो अमंग सेम मॉलिक्यूल्स मौजूद हो। चलिए, यानी लिक्विड टू लिक्विड। एडेसिव, एडेसिव वो फोर्सेस हैं जो किसके दरमियान मौजूद हैं? अमंग डिफरेंट। सही। और अमंग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है? अमंग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का मतलब ये है लिक्विड प्लस कंटेनर। यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल का कंटेनर के मॉलिक्यूल के साथ क्या लिंक है? तो ये जो कैपिलरी एक्शन होता हुआ नजर आता है ना आपको, प्लांट्स में हो ट्रांसपायरेशन के लिए, प्लांट्स में हो फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी खुद ब खुद राइज होता है। और वो अगेंस्ट द ग्रेविटी इसलिए हो रहा है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल उस कंटेनर या उस स्ट्रॉ या फिर उस स्टैक के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या हो चुके हैं? लिंक। तभी वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है? राइज। आप देख रहे हैं ना, घरों के अंदर आप किसी जो है वो वाटर टैंक से, पानी के जो टैंक्स बनाए जाते हैं घरों में, वहां से पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए, चलिए सप्लाई करने के लिए आप पंप्स लगा रहे होते हैं ताकि वो पानी को खींच कर ऊपर तक पहुंचाए। अब ये सब ग्रेविटी लेके जा रहे हैं। अल्लाह ताला की कुदरत देखिए, अगेंस्ट द ग्रेविटी के लिए कोई पंप नहीं है ट्रीज के अंदर, लेकिन क्या है? ये फोर्सेस है। और इसी वजह से आपके पास अगर कहा जाए ना कि वाटर कैसा लिक्विड है, तो आप कहेंगे वाटर एक ऐसा लिक्विड है जिसके अंदर एडहेसिव फोर्सेस ग्रेटर है और कोहेसिव फोर्सेस क्या है? और अगर आपसे कभी पूछा जाए मरकरी कैसा लिक्विड, सही है, तो मरकरी कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है और एडहेसिव फोर्सेस क्या है? कम। और जिसके अंदर एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा होती है ना, वो हमेशा लोअर मेनिस्कस का, यानी आप उसे कॉनकेव मेनिस्कस कह सकते हैं। और जो आपके पास कोहेसिव फोर्सेस जिसके अंदर ज्यादा होती है, वो कौन सा मेनिस्कस बनाते हैं? अपर मेनिस्कस। और उसको आप क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मेनिस्कस। तो ये सारी बातें किससे रिलेटेड है? कैपिलरी एक्शन। चाहे इंक स्प्रेड हो रही है, चाहे ट्रांसपायरेशन हो रहा है, चाहे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ये सारे प्रोसेसेस आपको किस बात के बारे में बताते हैं? दैट इज ओनली वन विच इज कैपिलरी एक्शन। सही है, इसे नोट डाउन करें और फिर उसके बाद एक डायग्राम और बनाते हैं और फिर उसके बाद सॉलिड स्टार्ट।
तो विस्कोसिटी क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस कहाँ पाई जाती है, जब कोई लिक्विड मूव करता है तो हर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को ड्रैग करता है। और ड्रैगिंग का मतलब ये है कि उसे आगे बढ़ने से रोकता है। दैट इज ट्रैपिंग फोर्स, दैट इज ड्रैगिंग फोर्स, दिस इज रेजिस्टेंस। यानी जस्ट ऑपोजिट ऑफ द फ्लूइडिटी। लिक्विड फ्लो करना चाहते हैं लेकिन अगर वो नहीं कर पाते हैं तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज द विस्कोसिटी। और ये जो विस्कोसिटी है इसका एसआई यूनिट आपके पास है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। लेकिन इसका कॉमन यूनिट जिसमें आप बात करते हैं वो क्या कहलाता है, वॉट्स। सही है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि विस्कोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो विस्कोसिटी डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। विंटर सीजन में आपने देखा है, कोई भी फॉर एग्जाम्पल कोकोनट ऑयल की एग्जाम्पल लेते हैं, जितना लो टेम्परेचर होता जाएगा कोकोनट ऑयल उतना ही थिक होता जाएगा। यानी टेम्परेचर और विस्कोसिटी में डायरेक्ट रिलेशन तो है ही ना, बल्कि क्या है, इंटरनल। सही है। यानी टेम्परेचर कम करेंगे तो विस्कोसिटी क्या होगी, ज्यादा। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मैं आपसे कहूँ बताओ लिक्विड के मॉलिक्यूल में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो रेजिस्टेंस ज्यादा क्रिएट करेगा या रेजिस्टेंस कम क्रिएट, ज्यादा। इसका मतलब है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा तो विस्कोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा। नेक्स्ट वन, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का शेप जितना सिंपल होगा ना उतनी ही आपके पास विस्कोसिटी भी क्या होगी, कम। यानी सिंपल पर विस्कोसिटी होगी कम, तो फिर कॉम्प्लेक्स पर विस्कोसिटी क्या होगी, ज्यादा। बहुत आसान रीजन है इसका, बहुत आसान रीजन। ग्लिसरीन एंड हनी आर मोर विस्कस देन वाटर एंड अल्कोहल। व्हाई? क्योंकि हनी और ग्लिसरीन में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है तो उसका शेप ऑफ मॉलिक्यूल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा बनता है। सही है। वाटर के अंदर आपके पास जो है सिंपल तीन ही एटम्स मौजूद है, H2O। तो इसका मतलब है वहां पर कम कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब है जहां कम कॉम्प्लेक्स है वहां पर विस्कोसिटी कम। मैंने एक और वर्ड भी आपको यहाँ पर जो है वो बता दिया, दैट इज not only the shape of molecule, that is only another property which is size of molecule। जितना ग्रेटर साइज होगा ना, जितना साइज ज्यादा होगा विस्कोसिटी भी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा। जितना सिंपल मॉलिक्यूल होगा ना उसकी विस्कोसिटी उतनी ही क्या होगी, कम। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि मिस विस्कोसिटी की बेसिस पर हम लिक्विड को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक कौन से लिक्विड है, विस्कस, और एक कौन से लिक्विड है, नॉन विस्कस। एक तो वो लिक्विड है जो आप देखकर पहचान लोगे। मैं आपसे कहूँ कुकिंग ऑयल, यस विस्कस है। मैं आपसे कहूँ पेट्रोल, यस विस्कस है। सही है। मैं आपसे कहूँ जितने भी आपके पास हनी, ग्लिसरीन या इस तरह के लिक्विड आपको नजर आते हैं, यस दे ऑल आर द विस्कस। सही है। एज कंपेयर टू द वाटर, अल्कोहल, ईथर, मिल्क, इन सब के मुकाबले। अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग बात, वाटर एंड अल्कोहल, इनमें भी विस्कोसिटी मेजरमेंट हो सकती है और जिसके जरिए आप विस्कोसिटी मेजर करते हैं वो अपरेटस कहलाता है क्या, विस्कोमीटर। यानी आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि दो लिक्विड जो देखने में नॉन विस्कस हैं जैसे वाटर और अल्कोहल, लेकिन अगर आप इनकी भी विस्कोसिटी मेजर करेंगे तो आपको लग पता जाएगा कि वाटर इज मोर विस्कस देन अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वाटर की विस्कोसिटी ज्यादा होती है किसके मुकाबले पर, ऑर्गेनिक। क्योंकि ऑर्गेनिक जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, वॉलेटाइल, तो लाइटर होते हैं, चलिए आसानी से क्या हो जाते हैं, एवोपरेट। वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वो आपस में क्या करके रखती है, बाइंड। तो इसका मतलब विस्कोमीटर ये बात डिसाइड करवाता है कि कौन आपके पास विस्कोसिटी ज्यादा रखता है और कौन कम। लेकिन कुछ फैक्टर्स की बात करते हुए हम ये बात आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसकी विस्कोसिटी कब ज्यादा और कब कम हो सकती है। ये विस्कोसिटी से रिलेटेड था, लेकिन जो अब नेक्स्ट है ना सरफेस टेंशन, उसे आप यहाँ पर ऐसे समझ सकते हो
कि सरफेस टेंशन का मतलब ये होता है लिक्विड जो मेनिस्कस बना रहा है, हम लिक्विड की लेयर तो नहीं कहते हैं बल्कि क्या कहते हैं उसे, मेनिस्कस। ये जो लिक्विड का एक मॉलिक्यूल है जिसे मैंने ए मार्क किया और एक ये लिक्विड का मॉलिक्यूल है जिसे मैंने क्या मार्क किया, बी, दोनों में बहुत फर्क। आप देखिए लेयर हमेशा ना कब अपेयर होगी या कहां से आप पहचानते हैं उस लेयर को, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है। तो आपके पास क्या होगा यहाँ पर, एक तो है ए, राइट और लेफ्ट, डाउनवर्ड भी फोर्स है लेकिन इसका अपवर्ड बैलेंस करने के लिए कोई मौजूद नहीं, दैट इज इनवर्ड पुल। आप देखें इसका इनवर्ड पुल ए का क्या होगा, ज्यादा। लेकिन अगर मैं बी की बात करूं तो इट इज ऑल ओवर बैलेंस, जितनी अपवर्ड है उतनी डाउनवर्ड है, जितनी आपके पास राइट है उतनी क्या है, लेफ्ट। तो इंटीरियर मॉलिक्यूल से फर्क नहीं पड़ता सरफेस टेंशन पर, सरफेस टेंशन पर फर्क पड़ता है किससे, सरफेस के मॉलिक्यूल से। और हम इस बात को कैसे आपको समझाते हैं, हम कहते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। यानी इस वक्त लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ने कितनी फोर्स पर यूनिट लेंथ बर्दाश्त की, उसे आप क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। अब देखो लेंथ कंटेनर के अंदर की बात हो रही है ना, लेंथ को मीटर में तो नहीं होगी, किलोमीटर में नहीं होगी, बल्कि स्मॉलर रेंज की लेंथ है। तो हम सीजीएस सिस्टम से उठाते हैं इसकी यूनिट, फोर्स ली जाती है डाई में और लेंथ ली जाती है किसमें, सेंटीमीटर। तो आपको इसका एक यूनिट पता चला, दैट इज डाई पर सेंट। फिर जहां फोर्स की बात हो ना वहां पर एक और काम भी है, दैट इज व्हाट, ये इंटीरियर मॉलिक्यूल एक्सटीरियर मॉलिक्यूल पर काम कर रहे हैं, और वो क्या काम कर रहे हैं उसे भी हम फोर्स की बजाय वर्क डन की बात कह सकते हैं। वर्क डन पर यूनिट, या पर यूनिट की बजाय आप पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया भी कह सकते हैं। यानी वर्क डन पर यूनिट एरिया की अगर बात की गई तो मैंने आपको साथ साथ इस बार एरिया की यूनिट भी बताई कि आपके पास इनवर्ट पुल कितना हो रहा है, वो काम कितना हो रहा है। अगर आप उसे वर्क डन में देखना चाहेंगे तो वर्क डन की सीजीएस सिस्टम के अंदर जो यूनिट हम यहाँ पर ले रहे हैं दैट इज अर्ब्स, और एरिया के लिए जो यूनिट लेंगे वो क्या लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसका मतलब बहुत आसान, काम तो बहुत आसान है। इनवर्ट पुल ऑफ द जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं उसे आप क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। लेकिन इस सरफेस टेंशन से ना एक ही काम हो रहा है, आपके पास सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो कम, यानी लिक्विड का सरफेस एरिया कम हो रहा है। जितनी ज्यादा होगी सरफेस टेंशन उतनी ही ज्यादा आपके पास क्या होगा, वहां पर सरफेस एरिया कम। और जितना कम सरफेस एरिया होगा ना, आहिस्ता आहिस्ता आप यही देखें, यही मॉलिक्यूल इनवर्ट पुल करें तो आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा एक सर्कल बन जाए। और इसीलिए हम कहते हैं कि फ्री फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड, यानी जितने भी आपके पास ये फ्री फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड है वो हमेशा कौन से शेप के अंदर नजर आता है, स्फेरिकल। क्यों नजर आता है, क्योंकि स्फेरिकल से कम या स्फीयर से कम किसी का भी सरफेस एरिया रेशो कम नहीं। आने वाले वक्तों में मजीद साइंस इतना डेवलप हो चुका है, क्या पता फर्दर कोई ज्योमेट्रिकल शेप्स डिस्कस हो जाए और कोई ऐसा भी हो जिसके अंदर आपके पास से इस स्फीयर से कम सरफेस एरिया रेशो बन रहा हो। तो हम शायद ये देखेंगे कि जो फ्री फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड है, पानी का कोई भी या किसी भी लिक्विड का कोई भी गिरता हुआ ड्रॉप है, वो कौन सा शेप बनाता हुआ नजर आएगा, दैट पर्टिकुलर, फिर ये स्फेरिकल नहीं। तो आप जिसे सरफेस टेंशन कहते हैं वो ये बात भी बताता है। और कभी एक और बात देखें, प्लास्टिक ले, कोई शॉपर ही लेते हैं, सुबह पानी गिरा है, पानी इसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसका तो आप रीजन ये ले देंगे मुझे कि यस वो पानी एब्जॉर्ब क्यों नहीं होगा, क्योंकि दैट इज लाइट डिसॉल्व्स वाटर है पोलर, और जो प्लास्टिक या फिर कैंडल वैक्स होगा वो क्या है, नॉन पोलर, तो उसने तो एब्जॉर्ब नहीं। लेकिन वो जो पानी है वो अपने आप को किस शेप के अंदर लेकर आ रहा है, अगर आप देखें वो फौरन अपने आप को किस शेप में लेकर आता है स्फीयर। आप कैंडल वैक्स से उसके ऊपर पानी को कुछ गिरा दें, आपको छोटी छोटी सी बीड्स नजर आएंगे वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म।
वो स्फीयर ही बना रहा है। और स्फीयर क्यों बना रहा है? क्योंकि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो सबसे कम किसमें है? सरफेस टेंशन के अकॉर्डिंग आपके पास स्फीयर। फिर इसके अंदर है फैक्टर्स, और वो फैक्टर्स क्या है जरा उसे भी देखते हैं। दो फैक्टर के सिर्फ नाम लिखोगे और आप कॉपी करते हुए उसकी एक्सप्लेनेशन इस बार खुद लिखें। मैंने सिर्फ दो फैक्टर्स के नाम लिखे हैं और आप इसकी एक्सप्लेनेशन खुद लिखिए, नोट डाउन करें और फिर लिखें। जी, Surface area से extension का क्या relation? टेंशन एक्चुअली फोर्स है, टेंशन एक्चुअली कोई काम है। सरफेस टेंशन का मतलब ये है कि लिक्विड, आपने कभी कभी कोई बचपन में डायग्राम्स बनाई हो, तो आप लिक्विड का यहाँ पर क्या बना रहे हैं? एक कर्व। ये कर्व क्यों आता है? क्योंकि ये इनवर्ड मॉलिक्यूल इसे क्या करते हैं? ये इनवर्ड मॉलिक्यूल इसे क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं। सही है, तो इससे क्या हो रहा है? प्रॉपर्टी का नाम हमने सरफेस टेंशन दिया, लेकिन उस प्रॉपर्टी की वजह से लिक्विड पे क्या फर्क पड़ता है? उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है। ये लेंगे नीचे की तरफ जा रहे हैं। जी, ये तो बढ़ रहा है। ये क्या बढ़ रहा है? Surface area तो बढ़ रहा है। नहीं, अगर आप इसको मजीद इनवर्ट पुल पे लाएंगे तो आपने देखा होगा, आप इस डायग्राम को ऐसे कंप्लीट करते हैं, एक तो नहीं बताते ना। आप अगर बनाते हैं तो इसी तरह बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि आप जब तक ड्रॉप को भी देखेंगे ना, ओवल शेप है, लेकिन जैसे ही वो फ्री फॉलिंग ड्रॉप की फॉर्म में नजर आएगा, वो अपने आप को लीस्ट सरफेस एरिया पर लेकर आता है। क्योंकि ये सारे मॉलिक्यूल ना अपने अपने सरफेस के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ क्या कर रहे होते हैं? अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जब ये चारों तरफ से अट्रैक्ट करते हैं तो इनका जो है वो इनक्लोज स्ट्रक्चर बनता है, और जिसकी वजह से हम कहते हैं कि दैट इज स्फेरिकल। सही। और ये जो मेनिस्कस है ना, ये हमेशा आपके पास, ये मेनिस्कस जिसकी सरफेस टेंशन ज्यादा होती है ना, उसका लोअर मेनिस्कस ही बनता है। अगर आप ये सोचते हैं, ऐसा नहीं है। मरकरी की सरफेस टेंशन ज्यादा है लेकिन उसका बनता है अपर मेनिस्कस। तो इसका मतलब है दैट इज इनवर्ट पुल। आपके पास मॉलिक्यूल उसको जिस तरीके से भी, क्योंकि स्फीयर ये तो नहीं है ना सिर्फ, स्फीयर तो ये भी है। इसका मतलब आपके पास जैसे जैसे चारों तरफ से मॉलिक्यूल अपने आप को एक तरफ से खींचते हैं, उसे आप कहते हैं सरफेस टेंशन।
हाँ भाई फैक्टर क्या ख्याल है, टेम्परेचर से सरफेस टेंशन पे क्या फर्क पड़े, इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज, क्या ख्याल है? सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए सोचिए कि वो जो पहला बीकर मैंने बनाया है, अगर मैं वहां पर उसे हीट करना शुरू कर दूं तो क्या मुझे सरफेस टेंशन नजर आएगी? नहीं, क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल तो सारे किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर्स में। तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर ज्यादा तो सरफेस टेंशन, आप अगर ये कहते हैं कि ज्यादा है तो दैट इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। सही है, टेम्परेचर ज्यादा तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, कम। सही है, अगर आपके पास टेम्परेचर ज्यादा है तो सरफेस टेंशन क्या होगी, कम। आप जितना टेम्परेचर कम करेंगे, आप देखें ना, आप पानी का टेम्परेचर कम करते हैं, क्या होना शुरू हो जाता है, क्लस्टर, आपको उसकी सरफेस मजीद क्लियर नजर आनी शुरू हो जाती है और आखिर में क्या हो जाता है, सॉलिड बन जाता है। सही है, और ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसका क्या ख्याल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी इसका मतलब है कि आपके पास अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है तो इनवर्ट पुल ज्यादा है, और इनवर्ट पुल ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वर्क डन और फोर्स ज्यादा है, और इसका मतलब सरफेस टेंशन क्या है, ज्यादा। गुड, बोर्ड पे देखें। फेस चेंज की अगर मैं आपसे बात करूं तो फेस चेंजेस का मतलब ये होता है एक स्टेट ऑफ मैटर को ना दूसरी स्टेट ऑफ मैटर में चेंज। इस वक्त जो मैंने डायग्राम बनाई, ये पर्टिकुलर डायग्राम आपके पास क्या है, दैट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर। सही है, मैंने खास तौर पर ब्लैक से जो जितने भी एरो बनाए हैं और जिस प्रोसेस को मेंशन किया है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज। तभी ये कन्वर्जन है, आप सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है और आप उसे क्या कहेंगे, मेल्टिंग। अगर आपने उस मेल्टिंग का टेम्परेचर फाइंड आउट कर लिया तो अब आप उसे कह देंगे मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन अगर आपने उसका टेम्परेचर नहीं फाइंड आउट किया और सिर्फ किसी भी सॉलिड को ऐसे ही मेल्ट करवा दिया तो आप उसे क्या कहेंगे, फ्यूजन। हम कहते हैं लिक्विड, सॉरी सॉलिड क्या हो चुका है, फ्यूज्ड, यानी सॉलिड से किस में आ गया है, लिक्विड। आप लिक्विड को हीट करवाएंगे या लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सही है, या लिक्विड अपने पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही दो प्रोसेसेस शो करता है। एक कहलाएगा एवोप्रेशन और आप उसे पढ़ के बैठे हैं एट एनी टेम्परेचर या एट ऑल टेम्परेचर। और दूसरा इसके अंदर जो आपके पास प्रोसेस था वो आपने अभी पढ़ा, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, और वो क्या है, एट फिक्स टेम्परेचर। क्योंकि लिक्विड की प्योरिटी फाइंड आउट करने के लिए आप सबसे आसान क्या देखते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट है। यानी इसमें भी क्या हो रहा है, लिक्विड को हीट मिल रही है। सॉलिड गैस में अगर आता है तो आपने इससे रिलेटेड एक ही प्रोसेस का नाम सुना है कभी, एंड दैट इज व्हाट, सब्लिमेशन। है ना, सबलाइम सॉलिड्स आपने देखे हैं, नैपथलीन बॉल्स देखे हैं, हॉट बॉल्स देखे हैं, जो विंटर क्लॉथिंग के लिए हम मार्ट से खरीद के लाते हैं, घर में जगह जगह रखते हैं। सही है, डेंगू मॉस्किटो से बचाने के लिए भी वो एक सबसे अच्छा है क्योंकि वो सॉलिड रखते हैं और उसकी पर्टिकुलर नैपथलीन ओडोर की वजह से जो है वो मॉस्किटोज नहीं आते हैं। नंबर टू, आयोडीन सॉलिड, कंटेनर ओपन रह जाए तो उसके बिल्कुल ऊपर येलो कलर का उसका जो है वो पैचेस या फिर आपको नजर आता है। सही है, फिर इसी तरह आपके पास क्या है, अमोनियम क्लोराइड। कभी कॉलेज लैब में जाए ना तो अमोनियम क्लोराइड के लैब असिस्टेंट से दिखा दें, उसे उठा के सूंघने मत लग जाएगा, सिर्फ उसका कंटेनर खुलेगा और आपको ऐसा लगेगा अमोनिया हाइपोटोनिक। अमोनिया को मैंने इनहेल किया नहीं और मैं यहाँ नीचे पड़ी हुई होंगी, फौरी तौर पर दिमाग को माउंट कर देता है, खत्म कर देता है। थोड़ी देर के बाद होश आना शुरू होता है कि हुआ क्या था। सही है, तो ये सब क्या है, सबलाइम्स है। सही है, ड्राई आइस, आपने आइसक्रीम ऑर्डर कर दी, घर तक कैसे आती है, लेकिन आइस बकेट के जरिए, और उस आइस बकेट में क्या मौजूद है आपके पास, ड्राई आइस। रेफ्रिजरेटर में क्या मौजूद है आपके पास, ड्राई आइस। ये सब क्या है, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस। अब आते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट वन बता रही हूँ दैट इज डिक्रीज इन टेम्परेचर। आप अगर यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, आप लिक्विड का टेम्परेचर जरा कम करना शुरू हो जाए तो आप कहेंगे एक प्रोसेस होता हुआ नजर आ गया हमें समय, और वो क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग। सही है, क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग। अच्छा एक काम और बता दूं मैं, ये जो मैंने इतनी आसानी से कह दिया ना इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसका मतलब है इसमें काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ जाती है, और इसके अंदर वेलोसिटी भी क्या होती है, मॉलिक्यूल्स की, इंक्रीज हो जाती है। और इसका मतलब है
इंक्रीज इन टेम्परेचर का मतलब है दे ऑल आर एंडोथर्मिक प्रोसेसेस। सही है, ये सारे के सारे कौन से प्रोसेस है बेटा? एंडोथर्मिक। अगर मैं आपसे ये कहूँ आप जब तक टेम्परेचर देंगे नहीं तब तक ये काम होने वाला नहीं। उसके बाद आते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ एक्सोथर्मिक, फ्रीजिंग। सही है, और फिर मैं आपसे कहूँ, आप जरा गौर से सुनना, मैंने आपसे क्या कहना शुरू किया, गैस लिक्विफाई हो जाए। आप कहेंगे जी लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इज चार्ल्स लॉ, उसमें हमने यही पढ़ा था। गैस का टेम्परेचर कम करते चले जाएं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड। और अगर गैस का टेम्परेचर फर्दर कम कर दें, और अगर गैस का टेम्परेचर फर्दर कम कर दें तो भी वो किस में जा सकती है? सॉलिड। और इन दोनों प्रोसेसेस के नाम, जब भी गैस अपनी फेज चेंज करती है तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? कंडेंसेशन। सही है, जब भी गैस अपनी फेज चेंज करेगी, हम ज्यादातर गैस ही कौन से नेचर जानते हैं? गैस को लिक्विफाई। हम बहुत कम एक्सपेरिमेंट ऐसा देखते हैं जिसमें गैस किसमें कन्वर्ट होती हुई नजर आती है? सॉलिड। लेकिन तब भी उस प्रोसेस का नाम क्या है? कंडेंसेशन। और डिक्रीज इन टेम्परेचर का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी पहले से क्या हो जाएगी? लो। और वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी आपके पास? कम। सही है, ये बात आपको याद रखना है। इसका मतलब है कि इस डिक्रीज इन टेम्परेचर का मतलब, अगर मैं आपसे ये कहूँ हो क्या रहा है, तो आप कहेंगे कि ये प्रोसेस शायद एनर्जी क्या करेगा? रिलीज कर रहा है। सही है, देख लेना, हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे आ रहा है, तो इसका मतलब है एक्स्ट्रा एनर्जी क्या कर रहा होगा? रिलीज। तो ये जितने भी प्रोसेसेस हैं ये ज्यादातर किस कैटेगरी में रखे जाते हैं? एक्सोथर्मिक। सही है, किस कैटेगरी में रखे जाते हैं? एक्सोथर्मिक। इसका मतलब हो क्या रहा है, आप जितना टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो पहले हाई से किस पे आ रहा है? लो पर, तो एक्स्ट्रा एनर्जी में। फिर किससे आ रहा है? हाई से लो पर, फिर एक्स्ट्रा एनर्जी क्या हो रही है हमें? तो जितने प्रोसेसेस मैंने आपको बताया उसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, which one of the following is exothermic and which one of the following is endothermic। थर्मोकेमिस्ट्री तक जाएंगे तो हमें वहां पर ये प्रोसेसेस दोबारा से